हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि सूर्य किरण बैच के आलोक में शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया हुआ है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही तमाम प्रकार के डिस्कशन आपके सामने लाए जा रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में जिन अनिवार्य शब्दावलियों को जिक्र किया गया है उन्हीं तमाम प्रकार की अनिवार्य शब्दावलियों को अपने डिस्कशन में शामिल करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज की जो चर्चा आपकी होगी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में होगी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में क्या है, आपको अपना रेस्पेक्टिव डिस्कशन क्या है यहां पर करके चलना होगा। चर्चा के प्रारंभ ही हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो आपकी कैलकुलेशन होगी ये दो पार्ट्स में आपके सामने होगी, यानी कि आज जिस पार्ट का प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जाएगा उससे आप पार्ट 1 कहने का प्रयास करेंगे और अगली कक्षा में क्या होगा, इसका पार्ट 2 क्या है आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में जो आज की चर्चा का हमारा मुद्दा रहेगा, तो आज की चर्चा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में आपको कुछ नेसेसरी बैकग्राउंड्स बना करके चलने पड़ेंगे और वो जो तमाम प्रकार के आपके नेसेसरी बैकग्राउंड्स यहां पर आप लोग कैलकुलेट करके चलोगे, उनका अंतिम परिणाम आप किस रूप में निकालोगे, तो अंतिम परिणाम आप इस रूप में निकालोगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो आपका सही नामकरण है, सही जो आपका नाम है वो किस तरीके से आपको समझना होता है या किस प्रकार से जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही नामकरण है वो आपके सामने क्या है आ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के चर्चा को स्टार्ट करते हैं और जैसा हमने बताया इसी हिसाब से क्या है क्लासेस का जो वेरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने क्या है होता रहेगा। देखिएगा, ब्रिटिश कालीन भारत में तमाम प्रकार की कमिटीज बनाई गई और ब्रिटिश कालीन भारत में तमाम प्रकार के आपके कमीशंस बनाए गए और ब्रिटिश कालीन भारत में जो भी तमाम प्रकार के कमिटीज या कमीशन उस समय बनाए गए उनका एक ही उद्देश्य था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम लोग आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, यानी कि भारत में जो शिक्षा का मामला है हम उसको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। तो हमको लगता है कि ये कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या हम लोगों को नहीं होनी चाहिए कि ब्रिटिश कालीन भारत में एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाए जाने के उद्देश्य से अंग्रेजों के प्रयास आपके सामने नहीं आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। अंग्रेजों ने लगातार प्रयास किए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम राइट वे में कैसे आगे लेके बढ़ेंगे या भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए या उसको अनुशासित कैसे किया जाए। हाँ, ये कहने में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजों ने उस समय जो तमाम प्रकार की कमिटीज का फॉर्मेशन कराया या अंग्रेजों ने जो उस समय तमाम प्रकार के कमीशंस का फॉर्मेशन कराया उसमें उनके अपने उद्देश्य क्या है कहीं अधिक क्या है रहे थे, यानी कि अपने हिसाब से क्या है उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य किया, एक नया आयाम देने का कार्य किया या एक नया जीवन देने का कार्य किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया और कुछ ना कुछ किया तो हम इस बात को थोड़ा क्या है संतोष करके बैठ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई, आपने भारत की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ ना कुछ तो किया। अब मामला क्या बन के आता, मामला बन के आता 1947 का और हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 क्या है, हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है, और 1951 से लेकर के 1952 के बीच में भारत में पहले आम चुनाव कराए गए और यह बात पहले भी हमने किसी ना किसी क्लास में आपको शामिल करके दिखाया होगा कि भारत में उस समय जो आपके पहले आम चुनाव कराए गए उनको कंडक्ट कराए जाने के संदर्भ में हमको 1 साल का समय लगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि स्वतंत्र भारत का जो आपका जनमानस है वो उचित प्रकार से क्या है एजुकेट नहीं हो पाया था। तभी तो मैंने ये मुद्दा आज की क्लास में जोड़ के आपको दिखाया कि अंग्रेजों ने नाना प्रकार की कमिटीज का फॉर्मेशन कराया, अंग्रेजों ने नाना प्रकार के कमीशन का फॉर्मेशन कराया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सही दिशा से आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर भी स्वतंत्र भारत के आलोक में भारतीय जनमानस की एक बड़ी आबादी क्या थी, अशिक्षित रह गई और यही मुद्दा बन के आया
कि जब स्वतंत्र भारत में आपको पहले आम चुनाव कराने पड़े तो पहले आम चुनाव कराए जाने के संदर्भ में आपको 1 साल का समय लग गया। आपको लोगों को डायरेक्शन देनी पड़ी, आपको लोगों को समझाना पड़ा कि हमने आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया है, आपको राइट टू वोट का प्रयोग करना पड़ेगा और स्वतंत्र भारत के आलोक में जो पहला आम चुनाव होने जा रहा है उसमें आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, पॉजिटिव आ जाना चाहिए। यानी कि मैं आपको ये समझाने का कार्य कर रहा हूं कि अंग्रेजी प्रयास शामिल रहे फिर भी स्वतंत्र भारत के आलोक में जो पहले आम चुनाव हुए उनको कंडक्ट कराए जाने में जो 1 साल का समय लगा, तो हमको इसको इस रूप में समझ के चलना पड़ेगा कि स्वतंत्र भारत के आलोक में भारतीय जनमानस की एक बड़ी आबादी क्या है, अशिक्षित ही थी। वो मतदान के अधिकार को नहीं समझ पा रही थी, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गंभीरता, गहराई, संवैधानिकता को नहीं समझ पा रही थी। उस समय क्या है, हमको काफी बड़े प्रयास करने पड़े, लोगों को समझाना पड़ा। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वुमेन एजुकेशन की हालत स्वतंत्र भारत के आलोक में बहुत ज्यादा नकारात्मक पाई गई, बहुत ज्यादा नेगेटिव पाई गई। ये शब्द किसके हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। उन्होंने खुद इन बातों को कहा था कि हमें बहुत ज्यादा गंभीर प्रयास लाने पड़े स्वतंत्र भारत के जनमानस को समझाए जाने के संदर्भ में कि आपको अपने मतदान का प्रयोग कर लेना चाहिए, आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के आधार पर राइट टू वोट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और उन्होंने खुद इन बातों को कहा था कि महिलाओं को समझाए जाने के संदर्भ में हमको बड़े प्रयास करने पड़े। कुल मिलाकर के एक लाइन में निष्कर्ष से निकल के आता है कि स्वतंत्र भारत के आलोक में भारतीय जनमानस को अगर आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो भारतीय जनमानस का जो एक बड़ा नंबर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अशिक्षित आपको मिलेगा। ऐसे में स्वतंत्र भारत की जो पहली आपकी निर्वाचित सरकार है, तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार का यह बड़ा दायित्व बन जाता है कि आप किस प्रकार से पॉलिसी फ्रेमिंग करेंगे, आप किस प्रकार से कमिटीज का फॉर्मेशन कराएंगे, आप किस प्रकार से कमीशन का फॉर्मेशन कराएंगे, ताकि स्वतंत्र भारत के आलोक में इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को सही दिशा में क्या है, आगे बढ़ाया जा सके। अब चौंकाने वाली बात तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह रहेगी कि स्वतंत्र भारत के आलोक में हम लोगों ने जो पहली शिक्षा नीति को अपनाने का कार्य किया वो 1968 में जाकर के अपनाने का कार्य किया। बहुत देर हम लोगों ने कर दी। हमने वाकई में क्या बहुत देर हम लोगों ने की, यानी कि हमने वाकई में क्या है बहुत लंबा समय लिया कि स्वतंत्र भारत के आलोक में जो फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी आपने अपनाई वो 1968 में जाकर के आपने अपनाई। हमको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कम समय लेते हुए स्वतंत्र भारत के आलोक में एक एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहिए था, ताकि आप ये सुनिश्चित करा पाए कि स्वतंत्र भारत के आलोक में भारतीय जनमानस को हम किस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षित कराने की बात करेंगे, हम उसके व्यक्तित्व को किस प्रकार से मूल्य आधारित बनाने का कार्य करेंगे। ये आपको क्या है बहुत जल्दी आपको करके दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने वाकई में क्या है लंबा समय लिया। यानी कि स्वतंत्र भारत के आलोक में जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने आती है 1968, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसको अपनाए जाने के संदर्भ में आपको ये बातें कहने में कोई समस्या का भाव नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने वाकई में क्या है एक लंबा समय लिया। अरे हम तो ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण तौर पर आपने क्या है भारतीय संविधान को लागू करने का कार्य किया, और अगले ही वर्ष 1951 में क्या है भारत में आपने पहला संवैधानिक संशोधन भी करा के दिखा दिया। तो अगर आप भारतीय संविधान को एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, तो आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि स्वतंत्र भारत के आलोक में भारतीय जनमानस को आप किस एजुकेशन सिस्टम के व्याप से आगे बढ़ाएंगे, आपको यह तुरंत बताना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर हो गई, कोई बात नहीं, देर हो गई। तो 1968 की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है वो आपके पाठ्यक्रम का विषय नहीं है। आपके पाठ्यक्रम का विषय क्या है 1986 और 1986 ही क्यों आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इन बातों को अभी हम क्या है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, अब आपको ड्राफ्टिंग कैसे बनानी पड़ेगी, है ना। देखो जल्दबाजी नहीं करना है, ये तो हमने आपको सिखा दिया है।
आप देख पा रहे होंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन करके चलना पड़ेगा, प्रॉपर आपको ड्राफ्टिंग्स करनी पड़ेंगी और बहुत प्यार के साथ क्या है बैकग्राउंड्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको सीक्वेंस के बिहाफ पे क्या है डिस्कशन करना आ जाना चाहिए। अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को पढ़ना है तो ये 4 या 5 बिंदुओं का विषय नहीं है, समझ जाना। इसमें थोड़ी क्या है गहराई तो आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, और जब तक गहराई नहीं आएगी तब तक सफलता सुनिश्चित कैसे हो पाएगी। तो हमने कहा आपसे कि आप एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर रेफरेंस किसका लिया, हमने यहां पर रेफरेंस किसका लिया, स्वतंत्र भारत का लिया। हमने यहां पर रेफरेंस किसका लिया भी, स्वतंत्र भारत का हमने क्या है रेफरेंस यहां पर लिया। और स्वतंत्र भारत के साथ हमने किसको जोड़ा, स्वतंत्र भारत के साथ हमने किसको जोड़ा, भारत सरकार को जोड़ने का कार्य किया। स्वतंत्र भारत के साथ हमने किसको जोड़ने का कार्य किया, भारत सरकार को जोड़ने का कार्य किया। और जब स्वतंत्र भारत के साथ आप भारत सरकार को जोड़ने का काम करोगे तो आपको एक बात कहने का मौका मिल जाएगा। और आप क्या बात कहेंगे, आप ये बात कहेंगे कि अब तक भारत सरकार की ओर से, अब तक भारत सरकार की ओर से, अब तक भारत सरकार की ओर से 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई। ओके, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है भाई, अपनाई गई। अब देखिएगा यहां से हम क्या क्या डिस्कशन लेके चलेंगे। अगर स्वतंत्र भारत के आलोक में स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तक हमने 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है, तो हम इनको थोड़ा क्लासिफाइड करके चलेंगे। पहली जो शिक्षा नीति आपके सामने आएगी वो 1968 में आएगी। ये क्या मानी जाएगी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मानी जाएगी। इसको आप क्या कहेंगे भाई, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम का विषय है तो आपके पाठ्यक्रम में क्या है 1986 है, इसको आप क्या कहेंगे, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। और जो लास्ट वन है जो काफी क्या है नई है, उसको आप कहां लेके जाएंगे, 2020 में आप लेके जाएंगे। और इसको आप क्या कहेंगे, थर्ड कहेंगे, थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप इसको कहने का कार्य करेंगे। अब देखिएगा 1968 के साथ तो आपके लैंग्वेज यही बन जाएगी कि स्वतंत्र भारत के आलोक में, स्वतंत्र भारत के आलोक में, स्वतंत्र भारत के आलोक में अपनाई गई, स्वतंत्र भारत के आलोक में अपनाई गई पहली शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के आलोक में अपनाई गई क्या है, पहली शिक्षा नीति है ना, जो आपके पाठ्यक्रम का क्या है बिल्कुल भी विषय नहीं है। अच्छा, ये जो है आप देख पा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के आलोक में अपनाई गई जो आपकी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है, जो आपके पाठ्यक्रम का विषय है, जो 1986 में आपके सामने आता है। पता है ये क्यों आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, ये इस नाते आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है कि इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन ऑफ, रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसको आप क्या कहेंगे, बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यही कारण है कि आपके पाठ्यक्रम में जोर किस पर दिया गया है, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर जोर दिया गया है। 2020 में जो है उसको हम क्या कहेंगे कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई। यह आप क्या पाएंगे, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नवीनतम, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई क्या कहेंगे, नवीनतम कहेंगे। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नवीनतम शिक्षा नीति, नवीनतम शिक्षा नीति 2020 वाली आपकी रहेगी, है ना। तो मेरा मानना यह था कि आपके सामने क्या एक सीक्वेंस क्या है भाई, एक सीक्वेंस आपको यहां पर क्या बनाना आ जाना चाहिए। अगर आप एक सीक्वेंस यहां पर बना करके चलेंगे तो कहानी आपकी क्या रहेगी, अच्छी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको तीनों को क्या है एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। एक बात और समझ के चलो,
तो अगर हम ये बात कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के आलोक में जो पहली शिक्षा नीति है 1968 है, सेकंड क्या आपका 1986 है, और लास्ट वन क्या आपका जो सबसे निवली है, नवीनतम है, उसको आपने क्या कहा है 2020 का है। तो ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है ना। जब कभी भी आप लोग इनके बारे में व्यवहार करने की बात करेंगे तो आपको ये बता करके भी चलना पड़ता है कि 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कहां रहेगी, 1968 पर रहेगी। और 2020 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कहां रहेगी, 1968 पर भी रहेगी और 1986 पर भी क्या रहेगी। इस प्रकार के जो मेरे प्यारे साथियों डेवलपमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप इनको एक दूसरे के सापेक्ष में क्या है, स्वतंत्र रख करके व्यवहार नहीं कर सकते। इन तीनों को क्या है, कहने के आपको क्या है, आपस में जोड़ के थोड़ा क्या है, व्यवहार लेकर के चलना पड़ेगा। फिलहाल आपके पाठ्यक्रम का जो मुख्य विषय वस्तु बना हुआ है उसमें आपको क्या कैलकुलेट करके चलना है, 1986 को क्या है आपको कैलकुलेट करके चलना है। तो एक चीज तो हमने आपको ये बताने का कार्य किया है, ठीक है। और लेक्चर की शुरुआत में हमने जो भी कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, उन बातों का उद्देश्य यह था कि आपके सामने एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो बन जाए। जब आप किसी भी टॉपिक का अप्रोच करने की बात करते हैं तो अप्रोच किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास एक क्या है, वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो जो आपका एनवायरनमेंट है वो हमने आपको क्या देने का कार्य किया है। अब मेरी बात समझो, होता क्या है, होता ये है, देखिए कि शुरुआत हम कहां से लेकर के चलेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका जो आएगा यहां पर 1985 का आएगा, और 1985 में क्या कहेंगे, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार, और यहां भारत सरकार का मतलब क्या हो जाएगा, राजीव गांधी गवर्नमेंट हो जाएगा। राजीव गांधी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। तो हम यहां पर यह कह करके चलेंगे कि भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से एक पुस्तक का, भारत सरकार की ओर से एक पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया गया, एक पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया गया। भारत सरकार की ओर से क्या है भाई, एक पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया गया। और ये जो आप बुक यहां पर लेकर के चलेंगे, ये जो आप बुक यहां पर आप लेकर के चलेंगे, इसका नाम आप क्या बताएंगे, आप नाम ऐसे बताएंगे कि चैलेंजेज, क्या बताएंगे, चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन, चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन डैश करके क्या बताएंगे, पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच, पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या होगा, ये आपका किताब का नाम होगा। यानी कि राजीव गांधी गवर्नमेंट की ओर से 1985 में पहले क्या है, एक बुक का प्रेजेंटेशन आपके सामने किया गया है, और उस किताब का प्रस्तुतिकरण करते हुए राजीव गांधी की सरकार ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि भारत की जो आपका शिक्षा व्यवस्था है, भारत की शिक्षा व्यवस्था के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, और अगर इन तमाम प्रकार की चुनौतियों का हमको समाधान करना होगा तो हमारी अप्रोच कैसे हो जानी चाहिए, हमारी अप्रोच पॉलिसी ओरिएंटेड हो जानी चाहिए। यानी कि हमको क्या है, नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता रहेगी। अब इसके बाद जो आपका अगला स्टेप यहां पर जनरेट हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों अगला स्टेप जो आपका जनरेट हुआ वो आप कहां लेके जाएंगे इसको, 1986 एडी में क्या है, आप इसकी कैलकुलेशन करके चलेंगे। होता क्या है, 1986 में आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि 1986 में क्या हुआ, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक विधेयक, शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक विधेयक का प्रस्तुतिकरण, एक विधेयक का प्रस्तुतिकरण, ओके, शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक विधेयक का प्रस्तुतिकरण, संसद में। और यहां पर जो आपका विधेयक है, यही विधेयक क्या है, अब आधार बनेगा, यही विधेयक क्या आधार बनेगा, और आधार किसका बनेगा, आधार किसका बनेगा भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसका आधार बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या बनेगा भी, ये आधार बनेगा। तो 1986 में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक विधेयक का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में किया गया।
ठीक है। और यही जो आपका विधेयक है, अब यही विधेयक किसका आधार बनेगा? यही विधेयक आधार किसका बनेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आधार बनने वाला है। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो आपका बिल है, यहां पर ये जो आपका बिल है, इस बिल में आप क्या दिखाएंगे? इस बिल में थे टोटल 12 चैप्टर्स। इस बिल में क्या थे? टोटल 12 चैप्टर्स थे। और ये जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, है ना, इन्हें लागू कराए जाने के उद्देश्य से, इन्हें लागू कराए जाने के उद्देश्य से, इन्हें लागू कराए जाने के उद्देश्य से, इन्हें लागू कराए जाने के उद्देश्य से प्रोग्राम ऑन एक्शन लाया गया। प्रोग्राम ऑन एक्शन लाया गया। प्रोग्राम ऑन एक्शन लाया गया। ठीक है। और ये जो आपका प्रोग्राम ऑन एक्शन है, ये क्या है? ये बहुत बाद में लाया गया था, 1992 एडी में लाया गया था। ठीक है। और ये जो आपका प्रोग्राम ऑन एक्शन होगा, इसके अंदर क्या होंगे? आपके टोटल 24 चैप्टर्स होंगे। टोटल क्या होंगे? आपके 24 चैप्टर्स होंगे। तो इस बात को थोड़ा आपको क्या है, बड़े ठहराव के साथ समझने की आवश्यकता है। देखिए जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसका एक बहुत ही लेंदी प्रोसीजर आपके सामने आता है। 1985 से क्या होगा? आपके डिस्कशन का स्टार्टिंग होगा और 1992 में जाकर के क्या है, आपके डिस्कशन का एंड होगा। बात समझ लेना, ये अपने आप में क्या काफी लेंदी प्रोसीजर है। पहले 1985 में क्या है, एक बुक का प्रेजेंटेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। 1986 में क्या है, एक पार्लियामेंट्री एक्शन का डिस्कशन आपको यहां पे करके चलना पड़ेगा। और 1986 में जो आप पार्लियामेंट्री डिस्कशन का एक्शन करने की बात करेंगे, तो संसद में जिस बिल का प्रेजेंटेशन हुआ उसके अंदर कुल मिलाकर के क्या थे? आपके 12 चैप्टर्स थे। लेकिन जैसे ग्रेजुअली कहानी आगे बढ़ी, तमाम प्रकार के कमिटीज का गठन हुआ, जिनका जिक्र हम अभी करने जा रहे हैं, तो फाइनली 1992 में जब ये कहा गया कि हम तमाम प्रकार के इन प्रावधानों को लागू कराए जाने के उद्देश्य से एक क्या लेकर के आएंगे? प्रोग्राम ऑन एक्शन हम लेकर के आएंगे, ताकि हम लोग ये एश्योर करा पाएं, ताकि हम लोग ये सुनिश्चित करा पाएं कि इन प्रावधानों को लागू कराए जाने के संदर्भ में जो भी परेशानियां आ सकती हैं, जो भी चुनौतियां आ सकती हैं, उनका सामना कैसे किया जाएगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या लाना पड़ा? प्रोग्राम ऑन एक्शन लाना पड़ा। लेकिन वो काफी बाद में जाकर के आया, 1992 में क्या है, जाकर के आया। तो ये कहा जाता है कि प्रोग्राम ऑन एक्शन कुल मिलाकर के कितने चैप्टर्स लेकर के चला? तो कुल मिलाकर के टोटल क्या आपके 24 चैप्टर्स लेकर के चला। अब यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस बिल का आप जिक्र करने की बात करते हैं, उस बिल में क्या है, मात्र 12 चैप्टर्स हैं। और अगर आप प्रोग्राम ऑन एक्शन की बात करते हैं, तो आपके सामने क्या है, 24 चैप्टर्स हैं। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि ये जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, ये अपने आप ही कहां पर शामिल हो जाएंगे? अपने आप ही क्या है, इन 24 अध्यायों में क्या है, शामिल हो जाएंगे। यह बात जरूर यहां पर क्या है, आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि जिस बिल का प्रेजेंटेशन किया था उसमें केवल आपको 12 चैप्टर्स लेकर के चलने हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम ऑन एक्शन की बात करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के टोटल क्या है, 24 चैप्टर्स आपको लेकर के चलने हैं। तो यहां पर जो आपके प्रोग्राम ऑन एक्शन की ओर से टोटल 24 चैप्टर्स आपके सामने आएंगे, तो उसी में आपको क्या है, शामिल करके चलना है, उसी में आपको क्या है, इंक्लूड करके चलना है। ये वाले जो आपके क्या है, 12 चैप्टर्स हैं। तो 12 चैप्टर्स बिल में हैं और टोटल जो आपके 24 चैप्टर्स हैं वो कहां पर है, प्रोग्राम ऑन एक्शन में है। इस तरीके से क्या है, आपको क्रमबद्ध तरीके से क्या है, अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे क्या है, बढ़ाना पड़ता है। तो आपने देखा कि 1985 में क्या हुआ, एक बुक का रेफरेंस आपने लिया। 1986 में आपने क्या लिया, एक पार्लियामेंट्री एक्शन का आपने रेफरेंस लिया। और यही जो आपका पार्लियामेंट्री एक्शन है, बाद में जाकर के क्या बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या बनेगा, आधार बनेगा। जो बिल आपका लाया गया था, उस बिल में आपको क्या है, टोटल 12 चैप्टर्स आपको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जब आप 1992 में जाकर के प्रोग्राम ऑन एक्शन की आप बात करेंगे, तो वहां पर टोटल आपको क्या है, 24 चैप्टर्स लेकर के चल रहे हैं। तो बिल के जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, वो 24 चैप्टर्स में क्या है, अपने आप पे क्या है, शामिल हो जाएंगे। ये बात अभी थोड़ी देर में क्या है, टेक्निकली हम क्या है, प्रमाणित करा के भी आपको क्या है, दिखाएंगे। अब होता क्या है, अब ये होता है, देखो कितना टाइम लिया गया। देखो अब हम जिक्र किसका करेंगे, सीधा आपको जिक्र करना है 1990 एडी का, 1990 ईस्वी का। 1990 ईस्वी में क्या हो जाता है, आचार्य रामामूर्ति
आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में, आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में, आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, एक समिति का गठन हुआ, एक समिति का गठन। आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में क्या है भाई, एक समिति का गठन है। और ये जो आपकी समिति है, अगर इस समिति का गठन किया गया तो इसको क्या करना था, इसको शिक्षा नीति के संदर्भ में, शिक्षा नीति के संदर्भ में जो विधेयक लाया गया, शिक्षा नीति के संदर्भ में जो विधेयक लाया गया, शिक्षा नीति के संदर्भ में जो विधेयक लाया गया, ये कहेंगे आप शिक्षा नीति के संदर्भ में जो विधेयक लाया गया, कोमा उसके प्रावधानों का परीक्षण करने के पश्चात, उसके प्रावधानों का परीक्षण करने के पश्चात, उसके प्रावधानों का परीक्षण करने के पश्चात, उसके प्रावधानों का परीक्षण करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, 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 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यहां एक बात का और आपको ध्यान रख के चलना है कि अगर आप रेफरेंस किसका लेके चलते हैं, आचार्य, अगर आपने रेफरेंस किसका लिया, आचार्य रामामूर्ति, आचार्य रामामूर्ति कमेटी का रेफरेंस अगर आपने लिया है भाई, आचार्य रामामूर्ति कमेटी का अगर रेफरेंस आपने लिया है, तो आप यहां पर एक बात और जोड़ के चलेंगे कि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, तो जो आपका सबमिशन ऑफ रिपोर्ट है वो बिल्कुल सेम ईयर में आपको लेकर के चलना है, यानी कि 1990 में ही क्या भाई आपको लेकर के चलना है। यानी कि आचार्य रामामूर्ति कमेटी का जो आपका फॉर्मेशन है वो भी आपको 1990 में ही आपको लेकर के चलना है। और आचार्य रामामूर्ति कमेटी को काम क्या करना था कि शिक्षा नीति के संदर्भ में जो पार्लियामेंट में आप विधेयक लेकर के आए थे, जो बिल आप पार्लियामेंट के अंदर लेकर के आए थे, उसके तमाम प्रकार के प्रावधानों को एग्जामिन करना था, उसके तमाम प्रकार के प्रावधानों का परीक्षण करना था, और परीक्षण करने के बाद क्या अपनी रिपोर्ट का सबमिशन करना था। तो दो बातें हैं, आचार्य रामामूर्ति कमेटी का जो फॉर्मेशन है वो 1990 में है, ठीक है, और ये पहली कमेटी है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये पहली कमेटी मानी जाएगी। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट का सबमिशन भी कब किया, इन द सेम ईयर, यानी कि 1990 में क्या है, इसने अपनी रिपोर्ट का सबमिशन किया। अब यहां पर आपको क्या है, एक रोल दिखाना पड़ेगा। अब यहां पे आपको क्या है, एक रोल आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर क्या है, भूमिका आपको दिखानी पड़ेगी। और ये रोल जो आप लेके चलेंगे इसको कहा जाता है CABE। CABE जैसा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोल आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें इंग्लिश में कैलकुलेट हो जानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे इंग्लिश में ही पुटअप की जाएगी। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका क्या बनेगा, ये एक फुल फॉर्म बनेगा। तो ये जो आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इसके साथ क्या जोड़ो, आप जोड़ो एक स्पेशल रिक्वेस्ट, यानी कि इसने क्या की, एक स्पेशल रिक्वेस्ट की, और इसी की जो स्पेशल रिक्वेस्ट है उसी स्पेशल रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या है, 1991 AD में एक अन्य समिति का गठन हुआ, एक अन्य समिति का गठन, एक अन्य समिति का गठन। और ये जो अन्य समिति का गठन हुआ, इसकी अध्यक्षता आप किसको देने का कार्य करेंगे, इसकी अध्यक्षता क्या है, आप किसको देने का कार्य करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता आप देंगे N जनार्दन रेड्डी को, N जनार्दन रेड्डी को आप क्या है, इसकी अध्यक्षता देने का कार्य करेंगे। अब ये जो आपका अन्य समिति है, ये जो आपकी अन्य समिति यहां पे रहेगी, ये आचार्य रामामूर्ति समिति के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण समिति है। अब ये जो समिति है इसके टास्क आप गिनाने की बात करेंगे कि सरकार की ओर से क्या है, इसको क्या क्या टास्क यहां पर दिए गए, सरकार की ओर से क्या है, इसको क्या क्या टास्क यहां पर दिए गए। सबसे पहला टास्क क्या दिया गया इसको भी, कि शिक्षा नीति के संदर्भ में,
शिक्षा नीति के संदर्भ में, शिक्षा नीति के संदर्भ में लाए गए, शिक्षा नीति के संदर्भ में लाए गए विधेयक का परीक्षण करना। शिक्षा नीति के संदर्भ में लाए गए विधेयक का क्या करना भाई? परीक्षण करना, यानी कि उसको क्या एग्जामिन करना। दूसरा टास्क इस कमेटी को क्या दिया गया? आचार्य, आप ये कह पाएंगे आचार्य रामामूर्ति समिति, आचार्य रामामूर्ति समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ओके। और तीसरा एक बात और यहां पर कही गई, यह कहा गया कि समिति स्वतंत्र है। समिति क्या है? स्वतंत्र है। समिति स्वतंत्र है अपने सुझाव दिए जाने के संदर्भ में, तो ये जो दो प्रकार की कमिटीज का जिक्र हम कर रहे हैं, इन दोनों प्रकार के कमिटीज को क्या है, आपको टाइम ओरिएंटेड क्या है, अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। अब देखो टाइम कितना लग रहा है। 1985 में आपने एक बुक का रेफरेंस लिया, 1986 में आपने एक पार्लियामेंट्री एक्शन का रेफरेंस लिया, उसके भी 4 साल बाद जाने के बाद क्या है, आप बाद में क्या है, एक कमेटी का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो शुरुआत कहीं और है और एंड क्या कहीं और है, आप समझ जाओ बातों को। तो आचार्य रामामूर्ति जो है उनकी अध्यक्षता में ये पहली समिति थी, जिसको कहा गया कि शिक्षा नीति के संदर्भ में जो विधेयक हम लेकर के आए हैं, आप उसके प्रावधानों का परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के पश्चात आपको अपनी रिपोर्ट का सबमिशन करना है। आचार्य रामामूर्ति समिति का फॉर्मेशन 1990 में आप लेके चलेंगे और आचार्य रामामूर्ति जो आपकी समिति है उसकी रिपोर्ट का जो आपका सबमिशन होगा वो भी आप क्या है भाई 1990 में क्या है आप लोग लेकर के चलेंगे। अब यहां पर आगे जाकर के क्या है, आप एक रोल, एक भूमिका यहां पर आपको क्या डिस्कस करके चलना पड़ेगा। आप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करेंगे जिसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहेंगे। इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अन्य समिति का गठन किया गया। अध्यक्षता आप किसको देने का कार्य करेंगे, एन जनार्दन रेड्डी को क्या है देने का कार्य करेंगे। और ये जो समिति आपकी यहां पर बनी थी 1991 में, इस समिति को क्या है 3 प्रकार के टास्क दिए गए। कहा गया कि शिक्षा नीति के संदर्भ में जो विधेयक आया है आप उसके तमाम प्रकार के प्रावधानों को एग्जामिन करके चलेंगे। दूसरी बात क्या है कि आचार्य रामामूर्ति समिति की रिपोर्ट क्या है, आप उसको भी एग्जामिन करके चलेंगे। और अगर आप कोई अदर डेवलपमेंट्स है ना बताना चाहते हैं कि भी हम क्या नए प्रावधान जोड़ सकते हैं या क्या नई प्रकार की बातें जोड़ सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं अपने सुझावों का प्रस्तुतिकरण किए जाने के संदर्भ में। अब यहां पर अगली बात क्या बनेगी, अगली बात यहां पर यह बनेगी कि आप यहां पर रेफरेंस किसका लेंगे, एन जनार्दन रेड्डी कमेटी का, एन जनार्दन रेड्डी कमेटी का क्या है आप लोग रेफरेंस क्या है यहां पर लेकर के चलेंगे, ओके। और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, क्या जोड़ के चलेंगे, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना। तो देखो इस कमेटी की रिपोर्ट का जो सबमिशन है आप कहां लेके चलेंगे, आप 1992 एडी में लेके चलेंगे। आप कहां लेके चलेंगे, 1992 ईस्वी में क्या आप लेकर के चलेंगे। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था भाई, यह भी तो आपसे पूछा जा सकता है, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था। तो इस रिपोर्ट का टाइटल यह था कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डैश करके क्या लगाएंगे, रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। तो फाइनली क्या हुआ कि 1992 में जाकर के, है ना, कितना समय लगा, 1992 में जाकर के एन जनार्दन रेड्डी कमेटी की ओर से क्या है अपनी रिपोर्ट का सबमिशन किया गया। और रिपोर्ट का जो सबमिशन है वो किस टाइटल के साथ किया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन
डैश करके क्या कहेंगे, रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। ये क्या है, इस रिपोर्ट का टाइटल है, यानी कि इस रिपोर्ट का क्या है, शीर्षक आपका बनेगा। ठीक है, और यहीं से क्या मिलेगा आपको, यहीं से आपको क्या मिलेगा, यहीं से मिलेगा जिसको आप कहेंगे, इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है इसको, राइट नोमेनक्लेचर, राइट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस एडुकेशन पॉलिसी, ऑफ दिस एडुकेशन पॉलिसी। यहां भी आपको फंसा सकता था वो। इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे, हिंदी में आप इसको कहेंगे, इस शिक्षा नीति का, इस शिक्षा नीति का, इस शिक्षा नीति का सही नामकरण, इस शिक्षा नीति का सही नामकरण, इस शिक्षा नीति का सही नामकरण। देखो, इस शिक्षा नीति का सही नामकरण कैसे होगा, तो सही नामकरण भी आपको यहीं से मिलेगा। अब आप फाइनली इसको क्या कहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा एज मॉडिफाइड, एज मॉडिफाइड इन 1992 AD, है ना। यानी कि यहां पर आपको ये बात भी साथ ही साथ जोड़ के चलना पड़ेगा कि यहां पर जो मेजर वन कमेटी आपके बन के आती है वो एन जनार्दन रेड्डी कमेटी आपके बन के आती है। और आप देख पा रहे हैं जैसे ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का फाइनली सबमिशन किया 1992 में जाकर के, तो किस टाइटल के साथ किया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यहीं से आपको क्या मिलेगा, इस शिक्षा नीति का सही नामकरण आपको मिलेगा। अगर आप खाली नामकरण में इतनी ही चर्चा लेकर के चलेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो ये सही नामकरण नहीं माना जाएगा। सही जो आपका नोमेनक्लेचर होगा, जो वेरी एप्रोप्रिएट नोमेनक्लेचर होगा, तो सही नामकरण आप यहां पर लेके चलेंगे। उसमें आपको क्या है, इस कमेटी की रिपोर्ट का जो सबमिशन हुआ है उसको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। यानी कि इस कमेटी ने जो भी सुझाव उस समय दिए हैं वो हम प्रावधानों के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सही जो आपका नामकरण है वो क्या है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 एज मॉडिफाइड इन 1992। और यहीं से क्या है, यानी कि 1992 तक आते आते आप ये बात कह सकते हैं कि देखो मामला क्या बनता है, मामला ये बनता है कि अगर आप ये बात कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो इसका जो आपका स्टार्टिंग डिस्कशन है, इसका जो आपका स्टार्टिंग डिस्कशन आपको मिलता है भाई, इसका जो स्टार्टिंग डिस्कशन आपको मिलता है, तो आप कहां से लेके चलेंगे, 1985 से आप ले लेंगे, जहां आपने क्या लिया था, एक बुक का रेफरेंस आपने लिया था। लेकिन इसका जो आपका एंडिंग डिस्कशन आपको मिलेगा, इसका जो आपका क्या है, एंडिंग डिस्कशन आपको मिलेगा, तो इसका एंडिंग डिस्कशन आप कहां लेके चलेंगे, तो एंडिंग डिस्कशन जो आपको लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों, वो 1992 में आपको लेके चलना है। और 1992 तक आते आते बिल्कुल पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या मामला है, किस प्रकार के प्रावधान है और कैसे इसका क्या इंप्लीमेंटेशन होना है। तभी तो मैंने पहले जिक्र किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के साथ अगर आप किसको जोड़ने की बात करेंगे, अगर आप प्रोग्राम ऑन एक्शन को अगर आप यहां पर जोड़ने की बात करेंगे, तो वो भी आपके सामने कब आएगा, वो भी 1992 में क्या है आपके सामने आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1992 तक आते आते हम तैयार हो गए थे इस शिक्षा नीति को क्या है, लागू कराए जाने के संदर्भ में, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि तुरंत आपको सीधे बिल्कुल प्रावधानों पर नहीं जाना है। प्रावधान तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, और प्रावधानों को कैलकुलेट करना भी ठहराव के साथ आपको लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो मामला रहा आपका, आप देख पा रहे हैं ना कि स्टार्टिंग डिस्कशन आपको 1985 में है, और आप पढ़ेंगे किताबों की ओर से कि प्रोग्राम ऑन एक्शन 1992 में आपके सामने आता है। तो ये टाइम क्या है, तो इस टाइम को आप फिलअप कर पाए, इस टाइम को आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाए, इस नाते इस शिक्षा नीति के संदर्भ में अगर आपको कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके चलना था, तो थोड़े से जो नेसेसरी आपके बैकग्राउंड्स बनते हैं, वो तमाम प्रकार के नेसेसरी बैकग्राउंड्स क्या हैं भाई, यहां पर आपको बना करके चलने पड़ेंगे। इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया।
इसलिए हमने इसको क्या दो पार्ट में डिवाइड किया। हमारा मानना यह था कि एक पार्ट में क्या है, इसके तमाम प्रकार के प्रोविजंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और एक पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, इसके तमाम प्रकार के जो आपके नेसेसरी बैकग्राउंड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर आपको इस एजुकेशन पॉलिसी को कैलकुलेट किए जाने के संदर्भ में क्या है, किसी भी असुविधा का आपको क्या कुल मिलाकर के सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस चर्चा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के रिगार्डिंग जो भी आपके सामने नेसेसरी बैकग्राउंड्स आने थे, जो आपकी बुक का रेफरेंस आपको लेकर के चलना था, या जो भी आपको पार्लियामेंट्री एक्शन का रेफरेंस आपको लेकर चलना था, या जो भी आपके नेसेसरी कमिटीज हैं उनका रेफरेंस आपको लेकर चलना था, तो ये तमाम प्रकार की बातें आपके सामने प्रॉपरली क्या हो जाएं, प्रेजेंट हो जाएं। ये मोटिव हमने क्या है, इस चर्चा को देने का कार्य किया था। तो इससे अगली वाली चर्चा में क्या हो जाएगा, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 क्या है, आपकी वाइंड अप हो जाएगी। फिर उसके बिहाफ पे आगे हमको क्या काम करना है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या है आपको बताने का या समझाने का कार्य करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। लगातार आप क्लासेस के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हम फिर वही कहेंगे, नोट्स लगातार आप बनाते रहेंगे, और हम जो भी कुछ आपको देने का कार्य कर रहे हैं, हम आज फिर वही आपको कहेंगे कि अगर हमने 4 के रूप में कोई चीज आपको दी है तो फिर आपका नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि आप उसको 6 बनाने का कार्य करें, वो आपको करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों तथा सकारात्मक अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।